हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज है डे 14 पार्ट 1 और ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो आज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में है 8 मार्क्स का और इसका ब्रेकअप है 1 + 1 + 6 एग्जैक्टली। और जो 1 + 1 है वो दो क्वेश्चन हमारे आएंगे 18 और 19 क्वेश्चन किसके बेस पे, यही जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पे, और एक रहेगा हॉट्स और एप्लीकेशन का। फाइन। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हम आपसे पूरा तीनों एक्टिविटीज भी पूछ सकते हैं, या फिर हम सिर्फ ऑपरेटिंग या सिर्फ इन्वेस्टिंग या सिर्फ फाइनेंसिंग या कोई भी 2 एक्टिविटी पूछ सकते हैं। तो वो रहेगा न्यूमेरिकल। तो इसमें 8 में से 8 मार्क्स बिल्कुल आएंगे अगर आप ये वीडियो देखेंगे एंड तक। तो ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास और उसमें ले रहे हैं हम तीनों एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया? नहीं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, बिकॉज ऐसी और भी जो यूजफुल वीडियो है 21 डेज चैलेंज की वो आपको सीधा मिलती रहेंगी। तो चलते हैं आज फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है और टॉपिक है हमारा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू शुड स्कोर 80 आउट ऑफ 80। और जिनका टारगेट है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का, या जिनका जो अभी तक घबरा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो चाहते हैं अकाउंट्स में अच्छे लाना, तो ये जो 18-19 क्वेश्चन है ये 2 में से 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप इन 8-10 क्वेश्चंस को ध्यान से सुने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी सबको एक डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। फिर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। उसके बारे में फिर आपके एडवांटेज, लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, क्यों बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो पता होना चाहिए। डिफाइन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे मैं बात करूं ऑपरेटिंग, सो दीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है एंड गिव वन एग्जांपल, यू विल गेट 1 आउट ऑफ 1। डिफाइन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिफाइन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो हम पूछते हैं एप्लीकेशन या हॉट बेस्ड क्वेश्चन, वहां हम आपको सिचुएशन देते हैं कि एक अकाउंटेंट ने ऐसा किया है, बताइए ये सही है या गलत है। एग्जाम्पल हम पूछ सकते हैं, एक अकाउंटेंट है फाइनेंशियल कंपनी का, उसने इंटरेस्ट पेड को एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाया है, इंटरेस्ट पेड को एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बताइए अकाउंटेंट ने सही किया या गलत किया। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट पेड जो है यस एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग, और उसने इसको क्या दिखा दिया, फाइनेंसिंग, तो ये गलत बात है। इसी तरह से अगर हम पूछ सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड को एक फाइनेंशियल कंपनी को उसने इन्वेस्टिंग दिखा दिया, तो क्या ये इन्वेस्टिंग है? नो, उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग। इस तरह के क्वेश्चन हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा, हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसने सिक्योरिटीज को या लोन्स को होल्ड किया हुआ है फॉर रीसेल पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, तो क्या ये इन्वेंट्री की तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी या नहीं होगी? यहाँ पर आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको क्लासरूम में टीचर्स ने दी है या इन वीडियोस में हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो चीज़ रीसेल पर्पस के लिए होती है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए होती है, वो क्या बन जाती है, ऑपरेटिंग, बिकॉज मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी बन जाती है। फाइन। तो ये सब क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। तो 1 मार्क में एप्लीकेशन भी आएगा और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे। तो ये 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको अच्छे होने चाहिए। और फिर 6 मार्क्स के लिए चलते हैं इस फॉर्मेट पे। फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट 11th क्लास के ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से भी है, जो हम भूल जाते हैं। हम सीधा कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड की AS3 रिवाइज से हम फॉर्मेट कर रहे हैं। बट इसको समझने के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या था। 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट हम ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, परचेजेस दिखाते थे, और उस परचेज में कैश और क्रेडिट परचेज दोनों दिखाते थे। फाइन। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में हम दिखाते थे सेल्स, और सेल्स में कैश और क्रेडिट सेल दोनों आती थी। फिर दिखाते थे क्लोजिंग स्टॉक। एक बस आप बात पकड़ के चलिए, जो आगे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, वो जो सेल्स में क्रेडिट सेल ऐड है उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, क्या ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा था या गिरा था, बस ये बता दीजिए। आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, अगर क्रेडिट सेल बढ़ी है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा होगा और उसके बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ होगा। यानी नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल का मतलब डेटर्स। तो डेटर्स के बढ़ने से, यानी डेटर्स या क्रेडिट सेल के बढ़ने से मैंने नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज कर दिया, बट मेरा कैश एक्चुअली इंक्रीज नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनते हैं एक्रूअल बेसिस पे और ये चैप्टर बनता है किस पे, कैश बेसिस पे। तो वो जो इंक्रीज इन डेटर्स आगे जाके आप माइनस करते हैं, वो यही रीजन रहेगा क्योंकि हमने डेटर्स क्रेडिट साइड पे दिखा रखा था ट्रेडिंग में क्रेडिट सेल्स को, उसकी वजह से हमारे डेटर्स बढ़े थे बट हमारा कैश नहीं बढ़ा, माइनस करेंगे। सिमिलरली परचेजेस में जो हम क्रेडिट परचेजेस शो करते हैं उसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया था या नेट प्रॉफिट उसकी वजह से रिड्यूस हो गया था। सिमिलरली
कि जो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं उनकी वजह से जो नेट प्रॉफिट को हमने रिड्यूस कर दिया था, एक भी रुपया नहीं गया था बाहर, वापस उसको हम ऐड कर देंगे, इसलिए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स को हम ऐड करते हैं और इसका जो रिवर्स होगा वो अकॉर्डिंगली हम समझ सकते हैं। तो मीन्स व्हाट, ये जो चैप्टर है कैश बेसिस पे और जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो सारी एक्रूअल बेसिस की होती है। तो एक्रूअल से कैश में आने के लिए ये सारी चीजें हम करेंगे। सेम विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर रेंट पे रेंट आउटस्टैंडिंग आपने ऐड कर रखा है, इसका मतलब खर्चे बढ़ा दिया आपने, पैसा गया नहीं फिर भी खर्चे बढ़ा दिए, तो नेट प्रॉफिट आपका गिर गया था। तो यहाँ भी जब इंक्रीज इन लायबिलिटीज होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो वहाँ भी वापस ऐड बैक करते हैं, बिकॉज एक्रूअल से कैश में लाने के लिए एक भी रुपया वापस बाहर नहीं गया था और हमने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया था, इसलिए हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा, बेस मैंने बता दिया। अब आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा कि हम रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर रहे हैं और इसमें मैं न्यूमेरिक टेक्निक्स के साथ बताऊंगा। यानी वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो के बाद उनके 8 में से 8 गारंटेड आने वाले हैं मार्क्स। तो बनिए रहेगा एंड तक वीडियो में। फाइन, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पहली चीज जो हम लिखते हैं सबसे पहले हेडिंग, वो हमारी क्या रहती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो बिफोर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये हम वर्किंग नोट में निकालना सिखाएंगे। इसको हम यहां भी लिख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट में ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऐड प्रपोज डिविडेंड, ऐड इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, फाइन, वो हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। यहां मैं लेके चल रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप निकाल चुके हैं। अब करते हैं ऐड। इसमें अब हम ऐड क्या करेंगे, बताइए क्या क्या चीजें ऐड होती है, जल्दी बताइए क्या क्या हम ऐड करते हैं। यस, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, लॉस ऐड करते हैं, राइटिंग गुडविल ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, और प्रीमियम रिडम्पशन। ये जो 5 आइटम्स हैं जिनको हम ऐड यहाँ कर रहे हैं, बट यहाँ कॉन्सेप्ट ये है क्यों ऐड कर रहे हैं ये पता होना जरूरी है, बिकॉज वो सारी चीज़ें या तो हमारा क्या था, नॉन कैश एक्सपेंस था, या वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, और हमें निकालना है सिर्फ ऑपरेटिंग यानी सिर्फ बिजनेस का। तो इसलिए हम यहाँ ऐड करते हैं क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले ऐड जो होता है वो डेप्रिसिएशन, लॉस, राइटिंग ऑफ गुडविल और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स एंड प्रीमियम रिडम्पशन। इसके लिए मैंने एक जो टेक्निक बनाई है ताकि आपको याद हो जाए, मैंने डीएल लिखा बिकॉज जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली में जो गाड़ियों में नंबर प्लेट लगा होता है उसमें डीएल लिखा होता है, तो मैंने ले लिया डीएल यानी दिल्ली के लिए दिल्ली ले लिया, फाइन। और दिल्ली में हमारी बहुत प्रोग्रेस चल रही है, बहुत ही फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, रोड्स अच्छे बन रहे हैं, तो काम बहुत तेजी से चल रहा है तरक्की पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी हो रहा है, और वर्क इन प्रोग्रेस को हम सब जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, WIP से। तो ये मेरे 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं, जिसकी वजह से मेरे पूरे 5 आइटम्स मैं याद कर लूँगा। और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया बिकॉज हम एक्रूअल से कैश पे जा रहे हैं, तो ये नॉन कैश आइटम है, कुछ हमारी कैश तो है बट वो नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्रीमियम रिडम्पशन। तो उनको क्यों ऐड बैक कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ डी से जो हो गया, डी से हम लेते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन फिक्स एसेट। जितने भी डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा फिक्स एसेट्स का वो हम यहाँ लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। एल से हमारा जब हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। डब्ल्यू से हमारा रहेगा राइटिंग ऑफ, जितने भी फिक्टिशियस या इंटेंजिबल को आप राइट ऑफ कर रहे हैं, राइटिंग ऑफ गुडविल या पेटेंट्स, और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है जो हमारे वेरी फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ हो जाता है, जिस साल में ये इंकर्ड होते हैं, अगर मेंशन है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई भी लोन्स या बोरिंग हो, एंड पी इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कब ऐड होगा, जब पहले से ही हमारा टर्म्स जो एग्रीमेंट था डिबेंचर होल्डर्स के साथ, ये एग्रीड था कि 5 इयर्स के बाद जो भी हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो इसका मतलब हम प्रीमियम को ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं पीएनएल में, इसलिए ऐड होगा। लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट नहीं था, टर्म्स कंडीशन में नहीं था, ये बाद में डेटेड टाइम डिसाइड हुआ, तो वहां पर ये चार्ज नहीं हुआ था, तो प्रीमियम ऐड नहीं होगा। अदरवाइज ये प्रीमियम हम हर नोट लिख के हर सिचुएशन में वैसे ऐड कर सकते हैं, मानते हुए कि ऑलरेडी चार्ज है। तो 5 आइटम जो जल्दी से ऐड है मेरे साथ, जल्दी से बोलिए वो क्या है। दिल्ली यानी DL is in work in progress, दिल्ली is in work in progress. So what is D? Depreciation on fixed assets. L is loss on sale of fixed asset. What is W? Writing of goodwill, patents, trademarks or any fictitious assets or intangible asset. I stands for interest on debentures and loan, and P is the premium redemption debenture. तो जल्दी से बताएंगे कैश फ्लो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या 5 आइटम ऐड होती है, जल्दी बताइए। DL, WIP, DL, WIP. What is D? Depreciation. What is L? Loss on sale. What is W? Writing of goodwill,
पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और एनी फिटिशियस एसेट्स। व्हाट इज आई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन, एंड व्हाट इज पी, प्रीमियम रिडम्पशन। तो 5 आइटम याद है, फाइन। चलते हैं लेस की तरफ। लेस क्या करेंगे? लेस करते हैं हम क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरी कौन सी होती है। अगर आप याद कर सकते हैं जल्दी से बताना चाहेंगे। मैंने आपको कहीं ना कहीं कुछ एक न्यूमेरिक टेक्निक बताई थी कि वहां पर नॉन ऑपरेटिंग, यस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जब मैं आपको फॉर्मेट बता रहा था हेड और सब हेड में, वहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड अदर इनकम किया था। आपको याद है वो स्टोरी, रोते रोते कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, 2 गेट थे, EF, यस, वही स्टोरी में जब हमने अदर इनकम किया था तो अदर इनकम में मैंने यही लिखवाया था ड्रिप, यानी DRIP, ड्रिप। तो ये जो ड्रिप है, इस ड्रिप में व्हाट स्टैंड्स फॉर डी, डी क्या होता है? डी हमारा होता है डिविडेंड रिसीव्ड, यानी ये वो इनकम है जो 11th क्लास के एंगल से समझे तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे चारों की चारों थी। नेट प्रॉफिट बढ़ चुका था मगर वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। तो डी से डिविडेंड रिसीव्ड, आर रेंट रिसीव, आई इंटरेस्ट रिसीव, पी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फाइन। तो ये 4 मैंने माइनस कर लिए हैं। ड्रिप, अब जो प्रॉफिट आएगा वो मेरा प्योर बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, यानी मैंने बिल्कुल बिजनेस से अर्न किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फाइन। तो इस पड़ाव पे, ये पहला पड़ाव है, यानी पहला फॉर्मेट का पहला पड़ाव है। यहां तक आने के लिए 5 आइटम ऐड और 4 माइनस किसमें करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और जो 5 आइटम ऐड करते हैं वो है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन सी 5 है? DL, WIP, दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस क्या करना है? ड्रिप। कितना ईजी हो गया। आप जाते ही क्वेश्चन पेपर में या जाते ही जब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, तो मेरी बात आपके कानों में आनी चाहिए और ये पिक्चर बननी चाहिए कि ये सर ने बताया था दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड है 5 आइटम और माइनस में ड्रिप है। जो हॉस्पिटल में जाते हैं हम ड्रिप चढ़ाते हैं, वो ड्रिप माइनस है। तो ये करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब बताइए इसके बाद स्टेप क्या होता है? अब हम करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और यहां कॉन्सेप्ट और नॉलेज चेक होगी जो मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के बारे में आपको समझा रहा था। यहां पर हम सिर्फ लेते हैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फाइन। तो ऐड क्या होता है? ऐड क्या होगा? कुछ जल्दी से बताइए क्या चीज ऐड करते हैं? यस, जब हमारे पास कोई करंट एसेट गिरता है, फॉर एग्जांपल स्टॉक, डेटर्स, BR अगर गिरते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और ऐड क्या होता है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और ये हम सब जानते हैं क्या, कि जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें सारे करंट एसेट्स को नहीं लेते, कुछ करंट एसेट्स को हम छोड़ देते हैं। बताइए किसको छोड़ देते हैं? एक्सेप्ट, ये सही बोला आपने, कैश बैंक यानी कैश इक्विवेलेंट को, और उसके अंदर क्या आ जाता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, जिसको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैश इक्विवेलेंट लेते हैं, अदरवाइज स्पेसिफाइड, कुछ और स्पेसिफाइड है तो यानी इन्वेस्टिंग में लेंगे, अदरवाइज उसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। तो कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इनको आप छोड़ देंगे। और करंट लायबिलिटी में किसको नहीं लेते हम? एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंसिंग इक्विटी होता है। कैश क्रेडिट उसको भी नहीं लेते बिकॉज वो फाइनेंसिंग इक्विटी होता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, बट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यहाँ नहीं आती, वो सीधा सीधा फाइनेंसिंग में जाती हैं, फाइन। अच्छा, लेस बताइए क्या होगा? लेस, अब लेस क्या करेंगे हम? लेस करेंगे व्हाट? इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा बताइए। यस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये लेस कर देंगे हम। और ये लेस करके हमारा क्या आएगा? यस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो अगला पड़ाव रहेगा वो अगला पड़ाव रहेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें हम क्या करते हैं? लेस इनकम टैक्स पेड। जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो ऐड करेंगे, लेस करेंगे, और ऐड क्या करेंगे? जो हमने इनकम टैक्स रिफंड हमें मिला है, तो ऐड इनकम टैक्स रिफंड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम, और नहीं तो नेगेटिव कैश यूज्ड इन, फाइन। लेकिन यहां पर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को नहीं लेते। कई बार हमने देखा है बुक्स में भी गिवन है, बट CBSE ने मना किया है, उस एक्स्ट्रा आइटम्स को हम नहीं इवेल्युएट करेंगे, तो उसके बिना ही हम कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। वैसे क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह होता है, कोई भी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से, कोई भी बाढ़ आने की वजह से, ये सब चीज़ों को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं। फाइन, तो जल्दी से दोबारा से डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या आइटम आती है हमारी नेट बिफोर टैक्स के अंदर। तो यहाँ हम हल्का सा आपको बता दें कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकालते हैं, एनपीबीटी जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं, हम नेट प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर टैक्स अगर गिवन है। अगर बिफोर टैक्स है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। यानी अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या ऐड होता है, यानी अगर आफ्टर टैक्स गिवन है तो सबसे पहले ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, देन प्रोपोज डिविडेंड, और आपको याद होगा मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोपोज डिविडेंड को हमें लास्ट ईयर की तरह ट्रीट करना है जो 2018 में क्वेश्चन आया था, यानी नॉट एज पर द एएस फॉर रिवाइज, इसको पुराने मेथड से करेंगे। यानी करंट ईयर का टैक्स ऐड होगा, यहाँ भी करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड ऐड होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं मेड, प्रोविजन मेड, तो यहाँ प्रोविजन मेड ऐड होगा। फाइन, उसके बाद ऐड इंटरिम डिविडेंड एंड ऐड जनरल रिजर्व और एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। ये सब करके हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारा ऊपर हमने लिया वर्किंग नोट में। तो ये वर्किंग नोट में हम नीचे 4 आइटम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सा। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये मेड होगा, MADE मेड, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जनरल रिजर्व एंड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, और ये आ जाएगा। यानी ये ऑपरेटिंग हो गया। 5 आइटम ऐड होती है DLWIP, 4 आइटम माइनस होनी है ड्रिप, सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। और मैं ये भी बताना चाहूँगा करंट एसेट्स के अंदर आप लगा सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड, यानी इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जब करंट एसेट्स बढ़े तो माइनस और गिरे तो प्लस। इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ क्यों होता है सबसे पहले वीडियो जब स्टार्ट हुआ। और करंट लायबिलिटी में लगा सकते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब करंट लायबिलिटी बढ़े तो ऐड, गिरे तो माइनस। उसके बाद हमारा कैश जनरेटेड आया था, माइनस इनकम टैक्स पेड, ऐड इनकम टैक्स रिफंड, और हमारा पॉजिटिव में आंसर आया तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन। फाइन, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जैसा हम जानते हैं जब हमने शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट की थी, एसेट साइड में हम नॉन करंट एसेट्स में आपको याद होगा हमने किया था फाइंड लू, यानी FI वाज फिक्स एसेट, N वाज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो वो जो FI था फिक्स एसेट में 2 चीज़ आती हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। अगर वो बेचे जाते हैं पूरे क्वेश्चन में कहीं भी आपको लगता है तो हम लिखेंगे उसको प्रोसीड, यानी सेल अमाउंट रिसीव्ड from sale of fixed asset. And please remember ये fixed assets हमारे tangible भी होते हैं और intangible भी होते हैं, because जो गुडविल है, अगर हम बात करें गुडविल की या पेटेंट्स की बात करें या ट्रेडमार्क की बात करें, तो अगर ये गिर रहे थे तो हम इनको राइट ऑफ मान रहे थे। अगर 20 से 12 रह गया तो 8000 राइट ऑफ हो रहा है, बट अगर ये 8 से 20 हो रहा है यानी परचेज किया, तो जो परचेज करेंगे उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि एज अ माइनस। और अगर उसको बेच रहे हैं, मान लीजिए सेल भी गिवन है, तो सेल को भी क्या करेंगे प्लस। तो सिमिलरली रिमेंबर, अगर गिरते हैं तो राइट ऑफ हमने क्या किया उसको यस ऑपरेटिंग में, और बढ़ रहे हैं तो परचेज मानेंगे तो उसको हम यहाँ पे माइनस भी करेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि पेटेंट्स आर सोल्ड, तो वहां पर हम सेल को क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। फाइन, तो ये प्रोसीड ऑफ जो सेल अमाउंट है रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल यानी बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, वो तो हमें पता ही है फिजिकल। और इंटेंजिबल अगर बेच रहे हैं हम, कोई अपना लोगो बेच रहे हैं, ब्रांड बेच रहे हैं, तो वो उस टाइम भी ये सेल यहाँ पे ऐड होगी। फाइन, नेक्स्ट हम और क्या चीज लेंगे, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और ये इन्वेस्टमेंट्स हमारी कौन सी होंगी, नॉन करंट होंगी, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट्स ना हो जो मार्केटेबल है, यानी करंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उसको हम कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट्स और लिखा हुआ है कि ये बेसिकली 3 मंथ्स के बाद की है, यानी कैश इक्विवेलेंट के लिए कंडीशन है 90 डेज की, जो भी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट विद इन 90 डेज या मार्केटेबल सिक्योरिटी सेल होनी है, उसको तो हम कैश इक्विवेलेंट लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं ये बाद की टाइम पीरियड है, 1 साल बाद की है, 2 साल बाद की है, तो वो उसको हम यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट को यहीं पे लेंगे अगर हम उसको बेच रहे हैं। तो 2 चीजें सेल करने पे आता है, एक तो फिक्स एसेट्स यानी टैंजिबल इंटेंजिबल, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा जो अभी हमने आपको ड्रिप बताया था, वहां पर ड्रिप, तो ड्रिप में डी से था डिविडेंड रिसीव, वो यहाँ पे हमारा आएगा। आर से था हमारा रेंट रिसीव, वो हमारा यहाँ आएगा।
आई से तो हमारा इंटरेस्ट रिसीव वो आएगा, और ये जो पी होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हम क्या करते हैं अलग से नहीं शो करते, बिकॉज वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। जो प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर सेल में इंक्लूड होता है। तो यहाँ डीआरआई तो आ जाएगा। ये डीआरआई वो नहीं है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, कहीं आप कंफ्यूज हो, ये ड्रिप का डीआरआई है, वो हम यहाँ ऐड करते हैं। फाइन, तो ये चीज़ें हमारी हो गई प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड 3 आइटम ड्रिप, यानी डी से डिविडेंड रिसीव, आर से रेंट रिसीव, एंड आई से इंटरेस्ट रिसीव। और पी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं ऑलरेडी सेल में इंक्लूड होता है तो उसको हम नहीं दिखाते। नाउ करते हैं लेस के लिए कौन सी ऐसी आइटम है जो हमें लगता है कि माइनस करनी है? यस, वो माइनस हम बता सकते हैं। पहली आइटम क्या रहेगा? बेसिकली परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसका उल्टा रहेगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी वही टैंजिबल एंड इनटैंजिबल जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई फिक्स एसेट्स बिल्डिंग मशीन फर्नीचर बढ़ते हैं तो परचेज में माइनस, या अकाउंट बना के मिसिंग फिगर निकाल लेंगे। और जो गुडविल पेटेंट्स है अगर ये राइट ऑफ वॉरिंग गिर रही हैं तो उसको हम मान के चलते हैं या तो राइट ऑफ है तो ऑपरेटिंग में, लेकिन बढ़ रही हैं और स्पेसिफिकली वहाँ नोट लिख के परचेज है तो परचेज हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। सेकेंड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और वही बात है इन्वेस्टमेंट्स हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट्स उसके अलावा। थर्ड, और कोई भी ऐसा एसेट आपको लग रहा है जो हमने परचेज किया है और वो नॉन करंट है, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर आंसर आता है प्लस में, और एक आइटम और है, अगर हम ले लें, मान लीजिए कोई टैक्स पे किया आपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, किसी फिक्स एसेट को परचेज करने में या इन्वेस्टमेंट्स कोई भी आपने टैक्स पे किया है प्रॉपर्टी के ऊपर एट द टाइम ऑफ बाइंग, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेटिंग में करते हैं वो हमारा इनकम के ऊपर टैक्स होता है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स एसेट्स के ऊपर टैक्स होगा। तो अगर आंसर प्लस में आया तो हम क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम की जगह कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइन, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में हम क्या लेंगे? 5 चीज़ें ऐड करनी है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड डी से डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, पी जो प्रॉफिट है वो सेल का पार्ट होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एंड टैक्स पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स और सम एसेट्स परचेज, और ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और अब चलते हैं हम सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग पे। कैश फ्लो ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड की तरफ, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो हमने लिया था SRM, और दूसरा हमने लिया था डॉल यानी नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो वो इश्यू ऑफ शेयर्स हमारा क्या होगा फाइनेंसिंग में, सबसे पहले हम उसको ऐड करेंगे। और शेयर्स के अंदर याद रखिएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा, यानी प्रीमियम अगर आ रहा है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम को आप लीजिएगा, यानी प्रीमियम को इग्नोर मत करना, वो भी एक पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग होता है। और ये शेयर्स इक्विटी प्रेफरेंस दोनों रहेंगे। सिमिलरली इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, सिमिलरली बोरिंग ऑफ लोन, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन बोरो कर रखा है वो आपका पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। फाइन। अगर आपने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट वो इंक्रीज हो रहा है, या कैश क्रेडिट है वो भी अगर आप बोरो कर रहे हैं मनी उससे, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। मींस फाइनेंसिंग मींस कहीं से भी जो आपका पैसा आ रहा है वो आप उसको फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। फाइन, तो अगर आपको शेयर से पैसा आ रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, लोन से, या फिर अगर आपको आ रहा है कहीं लोन बोरो करने से, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट रेज हो रहा है या कैश क्रेडिट रेज हो रहा है, उसके आपको करना पड़ेगा। और ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स है, मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी कंपनी हो, ये दोनों के लिए ही फाइनेंसिंग रहेगा, चाहे वो फाइनेंस कंपनी है या फिर वो नॉन फाइनेंस कंपनी है, दोनों कंपनी के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं? हमेशा फाइनेंसिंग रहते हैं। लेस क्या करेंगे? ये तो सब था हमारा ऐड वाली आइटम, ये सारे हम ऐड कर रहे हैं, यानी कैश इनफ्लो हो रहा है। फाइन, अच्छा माइनस क्या करेंगे जब हम इसको परचेज करते हैं? बताइए, परचेज जब हम माइनस कब करेंगे? जब हम इनको पैसा वापस कर रहे हैं। तो वापस कब करेंगे? जब हम बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, यानी हमने बायबैक किया और पैसा वापस कर दिया, या हमने रिडीम कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम बायबैक भी कर सकते हैं शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को, हम रिडीम भी कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को। एंड यहाँ भी इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा कि अगर आपने कुछ प्रीमियम पे किया है तो वो प्रीमियम भी आपका पेमेंट में आ जाएगा। तो आप रिडीम कर रहे हैं शेयर्स को या डिबेंचर्स को इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट को रीपे किया है तो वो रीपेमेंट भी यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि पैसा बाहर गया है। इसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड।
ये इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आएगा क्योंकि हमारी फाइनेंस से हमने पैसा बोरो किया था, हम पे कर रहे हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो डिविडेंड पेड है ये हमेशा ही फाइनेंसिंग रहेगा, कोई भी कंपनी हो, यानी फाइनेंस कंपनी हो या ये नॉन फाइनेंस कंपनी हो, ये दोनों कंपनी के लिए क्या रहेगा, फाइनेंसिंग रहेगा। फाइन। इंटरेस्ट पेड जो होता है वो ऑपरेटिंग हो जाता है फाइनेंस कंपनी के लिए, इंटरेस्ट रिसीव भी ऑपरेटिंग हो जाता है, डिविडेंड रिसीव भी ऑपरेटिंग हो जाता है। वो 3 आइटम ऑपरेटिंग है, सिवाय इस स्पेशल आइटम के डिविडेंड पेड, इट इज ऑलवेज फाइनेंसिंग। फाइन। अब अगर कोई आपने टैक्स पे किया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो टैक्स भी आपका यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए डिविडेंड टैक्स है वो भी यहाँ पे कर देंगे तो फाइनेंसिंग माइनस हो जाएगा। और अगर आंसर प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन। फाइन, ये हमारा आंसर रहेगा। और अब इन तीनों एक्टिविटी को जब हम ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे, इसके बाद हम ऐड करते हैं क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सब हम ऐड कर लेंगे। और जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो बाकी हमारे अदर आइटम्स हैं जो हम एज अ कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। यानी ऑपरेटिंग निकालना है, इन्वेस्टिंग निकालना है, फाइनेंसिंग निकालना है, तीनों को ऐड करके फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आंसर हमारा क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। तो ये कैश बुक की तरह है, जहाँ कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस गिवन था वो इसको मान लीजिए कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, मान लीजिए ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कैश बुक के डेबिट साइड पे रिसिप्ट्स आती थी, वो सारी रिसिप्ट्स ऐड कर ली, पेमेंट्स माइनस कर ली, वो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और लास्ट में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता था, ये बैलेंस शीट है। तो इट्स सिंपल लाइक अ कैश बुक, यानी इसका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस शीट के अंदर ही होता है, क्लोजिंग जो कैश या बैंक बैलेंस या कैश इक्विवेलेंट का टोटल करो उसके बराबर। बट फिर भी मैंने देखा बच्चे बोर्ड एग्जाम में 7 वाले से आंसर पूछते हैं कैश फ्लो का आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो गिवन होता है। तो ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों कंबाइन भी आ सकती है कम आइटम्स के साथ, या तीनों एक साथ भी आ सकती है, या कोई 2 एक्टिविटी या 1 एक्टिविटी भी आ सकती है। तो ये चैप्टर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास थी 8 मार्क्स के लिए, और अब बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में पार्ट 2 में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू।